चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान उनकी हिंदुत्ववादी छवि पर मोहर लगाने का काम कर रहा था और फडणवीस के बदले हुए रूप ने महाराष्ट्र में क्या कमाल दिखाया, ये शनिवार को नतीजों की टैली बता रही थी। महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब जीत के बाद महायुति यानी बीजेपी गठबंधन के तीनों नेता एक साथ नजर आए थे। बीच में देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे थे, जबकि एकनाथ शिंदे के बगल में अजीत पवार बैठे थे। जीत पूरे गठबंधन को मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस की बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही थी कि आगे क्या होने वाला है। आगे मतलब सीएम पद पर फैसला। दरअसल महायुति में तीनों ही चेहरे सीएम पद के दावेदार हैं। अजीत पवार ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। पत्नी क्या कह रही हैं, सुनिए। जनता जो चाहती है वो मैं भी चाहती हूँ। सो कौन नहीं चाहता अपने लोगों को बड़े पद पे देखने के लिए। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। जबकि एकनाथ शिंदे जब जीत के बाद बयान देने सामने आए तो कह दिया कि कभी तय नहीं हुआ था कि जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी सीएम उसी पार्टी का होगा। शिंदे ज्यादा सीट मतलब मुख्यमंत्री पद है क्या? ऐसा मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं यही कहूँगा कि अभी यहाँ पर पूरे आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेगी, वरिष्ठों से चर्चा होगी, उसके बाद जो भी होगा समन्वय से होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के समर्थक हो या फिर उनका परिवार, इस बार इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उन्हें सीएम के पद पर देखना चाहता है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। उसमें इसमें तो कोई ये ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। सीएम पद के 3 दावेदारों में फडणवीस का पक्ष बेहद मजबूत दिखता है। फडणवीस न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी से आते हैं, बल्कि इस विशाल जीत में भी उनकी बड़ी भूमिका है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 64 रैलियां की हैं। फडणवीस ने न सिर्फ सबसे आक्रामक प्रचार किया, बल्कि अकेले ही विरोधी खेमे के सबसे ज्यादा हमले भी झेले हैं। 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने थे। 2019 में फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी दोबारा जीती, लेकिन उद्धव के पाला बदलने पर फडणवीस सत्ता से दूर हो गए थे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। मैं देवेंद्र गंगाधर फडणवीस नाम सुनते हुए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हुए देख रही हूँ। मैं आज ये देख रही हूँ कि महाराष्ट्र के लिए जो सबसे अच्छा होना था वो हुआ है। वैसे ही 2 दिन बाद, 1 दिन बाद जो भी डिसीजन पार्टी वरिष्ठ लेंगे वो ही सबके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस वो नाम है जिन पर न सिर्फ मोदी की मोहर है बल्कि वो आरएसएस की भी पहली पसंद माने जाते हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग खत्म होते ही देवेंद्र फडणवीस बुधवार शाम को ही नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस करीब 15 से 20 मिनट तक संघ के मुख्यालय में मौजूद रहे और इस दौरान उनकी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व महासचिव भैयाजी जोशी से भी मुलाकात हुई। दूसरी तरफ अगले ही साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। अपनी स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस ये जरूर चाहेगा कि महाराष्ट्र की जमीन पर बीजेपी का सीएम काबिज हो।